हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ब्रेन डेवलपमेंट। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। समुच्चय आपका क्लास 11th का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है इसका मैं आपको डिटेल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि आखिर ये है क्या, एक्चुअल में इसमें क्या होने वाला है। इसका निरूपण कैसे करते हैं, रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है और सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। पूरे आपका जो चैप्टर 1 है उसमें सिर्फ अब इसके बाद 2 टॉपिक बाकी हैं, बेन आरेख और संक्रियाएं। यानी वो 2 टॉपिक छोड़कर मैं इसमें आपको सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। बहुत ही डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, काफी कम शब्दों में काफी अच्छा इंट्रो देने वाला हूँ, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की आपको रेगुलर वीडियोज मिलती रहेंगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपको फ्री वीडियोज प्रोवाइड करता है और मुझे लगता है कि जब तक आप लोगों के शेयर सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिलेंगे हम मोटिवेट नहीं होंगे। और अगर आप करते हो तो हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट्स के साथ डेली वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। तो क्लास 11th में आप सब आ गए हैं, आपको जरूर मन में लगता है कि नहीं हमारा सिलेबस क्या है, हमें चुनना क्या है, मैथ कॉमर्स लेना है या फिर हमें बायो लें या फिर हम कौन से सब्जेक्ट्स को चुने। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा मैथ को ही चूज करने के लिए आपको कहूंगा, क्योंकि मैथ में एक चीज होती है लॉजिकल। जब तक आप मैथ सब्जेक्ट लिए रहते हो आपकी लॉजिकल पावर बहुत अच्छी काम करती है और कोई भी आप एग्जाम देते हो तो वहां पे लॉजिक्स की जरूरत होती है। कोई भी आप एग्जाम दे दें, चाहे कोई भी आप एग्जाम दें, कंपटीशन का दें, कुछ भी दें, बिना मैथ्स के, बिना कॉम्पिटेटिव और रीजनिंग के कोई भी आपका पेपर नहीं होता है। इसलिए मैथ्स नेसेसरी है। हाँ, ये टॉपिक जरूर नहीं आते हैं, लेकिन जो मैथ होती है वो आपको कंटिन्यू रखती है, लॉजिकल बनाए रखती है। ओके, तो कांग्रेचुलेशन अगर आपने मैथ डिसाइड किया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। ओके, सबसे पहला पॉइंट समुच्चय की परिभाषा। ओके, तो अगर हम आपको परिभाषा के बारे में कहें तो आपको ये बुक में भी मिल जाएगी। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ओके, लेकिन परिभाषा को जब तक कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करता है आपको उसका प्रॉपर मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, वस्तुएं हम सब जानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, यानी जितनी भी संसार में चीजें सभी क्या है, वस्तु हैं। अगर हमें उनका संग्रह करना है तो सबसे पहले जो समुच्चय है इसके बारे में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि समुच्चय एक इस तरीके से ब्रैकेट्स में, ठीक है, जब हम इस तरीके से ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे समुच्चय। अगर उसको ऐसे नहीं लिखा है तो हम उसे समुच्चय बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ओके, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी कि जब भी हम एक समुच्चय लिखेंगे तो कभी भी हम उसमें वस्तुओं को यानी अवयवों को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, यानी अगर मैंने इसमें एक बार 1 लिख दिया है तो मैं इसमें दोबारा से 1 नहीं लिखूंगा। ओके, कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होता। ओके, आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बनाएं, जिस तरीके से मैंने लिखा है आप भी थोड़ी कोशिश करें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो समुच्चय में कभी भी कोई चीज रिपीट नहीं होती, यानी दूसरी बार नहीं आती है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जब भी हम इसमें लिखेंगे 1,3, जैसे आपने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति में कि अगर मैंने 2 पॉइंट लिखे 1,2 और 2,1, तो बेटा ये अभी दोनों क्या है, अलग अलग पॉइंट से। आपको पता है 1,2 में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 1 है। ओके, लेकिन जब हम समुच्चय की बात करते हैं तो समुच्चय पर क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो क्या पता चला आपको, ये दोनों सेम है, इनको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही समुच्चय है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट समुच्चय के लिए आवश्यक क्या है, इस ब्रैकेट में अवयवों को लिखना। दूसरी चीज क्या है, आपको ये कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करनी है एलिमेंट्स की। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि समुच्चय में क्रम परिवर्तन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों एक ही चीजें हैं। ओके, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बार बार रिपीट नहीं करेंगे चीजों को, और समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, अब आ जाते हैं परिभाषा पे, जहां से मैंने शुरू किया था। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। वस्तुएं हर चीज वस्तु है,
सुपरिभाषित वर्ड का यहाँ मतलब क्या है? सुपरिभाषित वर्ड का मतलब है जो सभी के लिए एक जैसी हो। यानी अगर मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर मैं राम से उसके पिताजी का पूछ रहा हूं तो वो कौन होंगे? कोई भी नाम हो सकता है। अगर मैं श्याम से उसके पिताजी का नाम पूछ सकता हूं तो वो कुछ और हो सकता है। अगर मैं कहूं तो फिर वो अलग अलग है ना सभी के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं राष्ट्रपिता, तो इसका सभी लोगों को क्या आंसर देना होगा? महात्मा गांधी। तो ये जो राष्ट्रपिता शब्द है, इसके लिए हमारी जो वस्तु है वो क्या है? सुपरिभाषित। क्यों? क्योंकि उनके लिए सभी का आंसर क्या है? एक जैसा है ना? ओके, और हेल्प करता हूं आपकी। मान लीजिए मैंने कहा संख्याओं का समुच्चय, ओके, या मैंने कहा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो बेटा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हुआ? सुपरिभाषित। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या इसके लिए है वही प्राकृतिक संख्याएं दूसरे के लिए होंगी। हाँ, ये बात जरूर है, उसको पता ना हो तो बात अलग है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का जो मतलब है वो हमेशा क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक। यही होता है ना? ओके, और हिंट और आपकी हेल्प करता हूं। अगर मैंने आपसे कहा मेरा या आपका पसंदीदा खिलाड़ी, ओके, मैंने कहा आपका पसंदीदा खिलाड़ी और मैंने कहा या फिर मेरा पसंदीदा खिलाड़ी, तो ये चीज सुपरिभाषित नहीं होगी। क्यों? हो सकता है आपको विराट कोहली पसंद हो, मुझे महेंद्र सिंह धोनी, किसी और को रोहित शर्मा। तो ये जो कंटेंट हुआ इस तरीके का, ये सुपरिभाषित नहीं है। अगर मैं कहूं इस चैप्टर में, ये सारे जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं आपकी एक्सरसाइज के प्रश्न है, प्रश्नावली के प्रश्न है, उनको आप जरूर कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे कि आपकी प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का समुच्चय, तो बेटा आपकी प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं ना वो सभी के लिए समान है। अगर दूसरा कोई वो प्रश्नावली लगाएगा तो अगर 10 क्वेश्चन है उसको भी 10 क्वेश्चन लगाने होंगे, और मैं लगाऊंगा तो मुझे भी उस प्रश्नावली के 10 क्वेश्चन लगाने। तो वो क्या हो गया? वो हो गया फिक्स, हो गया ना? अगर मैंने कहा आपके क्लास के बच्चों का समुच्चय, तो आपके क्लास के बच्चों का समुच्चय फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि आपके क्लास में बेटा जो बच्चे हैं वो एक तरीके सबको पता कि इतने बच्चे हैं और ये है। हो सकता है आपको सबके नाम नहीं पता हो, लेकिन वो कंटेंट क्या होगा? सुपरिभाषित। और मान लीजिए मैंने कहा खतरनाक या पसंदीदा, तो इस तरीके की चीजें हमारी कभी भी समुच्चय नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि खतरनाक, अब पता नहीं, किसी को सांप से डर लगता है, किसी को बिच्छू से, किसी को छिपकली से, किसी को मेढक से ही डर लग जाए। ठीक है, तो ऐसी चीजें सुपरिभाषित नहीं होंगी। सुपरिभाषित यानी वह चीजें जो सभी के लिए एक समान मतलब रखती हों, सभी लोगों से अगर पूछा जाए तो वो एक जैसा आंसर देंगे। तो ओके, जैसे मैं कहूं वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री, तो यह एक सुपरिभाषित है, और इसका जब हम संग्रह करेंगे तो उसे हम बोलेंगे समुच्चय, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ओके, अगर मैं कहूं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप सबको पता है जो है वही होंगे ना? तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं क्या? समुच्चय। ओके, तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित यानी जो सभी के लिए एक जैसे, उनको हम बोलेंगे समुच्चय। 3 कंडीशन समुच्चय की ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरी चीज, कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। तीसरी चीज, अगर हम क्रम बदलेंगे तो भी समुच्चय एक ही रहेगा, 2 अलग अलग नहीं होंगे। अब हम आते हैं एक और छोटी सी चीज, अवयव पे। ओके, यानी अगर मैंने एक समुच्चय लिखा है, यहाँ कोई समुच्चय है जिसमें लिखा है 1, 4 और 9। ओके बेटा, तो ये जो चिन्ह है ये वाला, ये एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसे, और इसका मतलब होता है अवयव है या अवयव नहीं है। जैसे मैंने लिखा 1 एलिमेंट ए, तो कैसे पढ़ेंगे? 1 अवयव है ए का, तो क्या 1 ए का अवयव है? ए वाले समुच्चय में आपको 1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सत्य हो जाएगा। अगर मैं कहूं 2 इज अ एलिमेंट ए, तो क्या 2 ए का अवयव है क्या इसमें? नहीं है, तो ये अवयव नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा। ओके, अगर मैं कहूं ए एलिमेंट 4, तो ये चीज गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि ए 4 का अवयव नहीं है, बल्कि 4 ए का अवयव है। अगर ऐसा लिखा होता तो ये सत्य है, और ऐसा है तो ये असत्य है। ये अवयव नहीं है। ये वाला तरीका क्या है? सॉरी, ये अगर अवयव होता तो 4 और नहीं है तो इस तरीके से। समझ में आ गया होगा? अवयव है तो ये, और नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है ना? ओके, अब हम बात करते हैं निरूपण की।
तो किसी भी समुच्चय का हम निरूपण कैसे करते हैं, वीडियो लॉन्ग जरूर होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आपके मैं पूरे चैप्टर्स के डाउट्स क्लियर कराने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ चीजें पता चल जाएंगी, पूरे का पूरा चैप्टर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं निरूपण की। ओके, निरूपण की बेटा 2 विधि है। पहली समुच्चय निर्माण विधि। पहली विधि क्या है बेटा? समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है आपकी रोस्टर विधि या फिर तालिका विधि। वॉल्यूम कम कराओ जरा। समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि बस बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताने वाला हूं मैं। अगर मैंने लिखा बेटा यहां पे 1 2 3 डॉट 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 10, ओके, और एक बार मैं लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा नहीं तो फिर दोबारा लिख दे रहा हूं मैं। एक बार मैंने लिखा बेटा 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक की संख्या, ओके। अब दूसरी बार मैं लिख रहा हूं 11 से छोटी लिख सकते हैं ना 10 को, 11 से छोटी प्राकृतिक संख्या। यानी इसका जो मतलब है बेटा वही इसका मतलब है ना। ये क्या 1 से लेकर 10 तक संख्या है। और अगर हम आपसे कहें 11 से छोटी एक संख्या प्राकृतिक संख्या, तो भी आप क्या आंसर देंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही आंसर देंगे ना। क्या कोई दोनों में अंतर है? नहीं है। अंतर केवल क्या है बेटा? लिखने का। जब आप भाषा के रूप में लिखते हो तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। क्यों? क्योंकि हम समुच्चय का निर्माण करते हैं। और सूची या तालिका विधि को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से। ये हमारी कौन सी विधि है? रोस्टर विधि। जब आप डायरेक्ट अंकों में या शब्दों में, ओके, वर्णमाला के अक्षरों में रिप्रेजेंट कर दोगे तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रोस्टर विधि। और जब आप भाषा के रूप में लिखोगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? समुच्चय निर्माण विधि। अब आप कहोगे सर आपने ये क्या लगा दिया आगे? तो बेटा ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से हम इसको निरूपित करते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? x 2 बिंदुओं का मतलब है ऐसा है कि, ये बता रहे कि x कैसा है? x ऐसा है कि x 11 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। अब आपको उसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे 11 से छोटी संख्या, लेकिन बेटा अगर आपको ये फॉर्म लिखनी है तो इनकी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। समुच्चय निर्माण विधि में हम भाषा के रूप में लिखते हैं और रोस्टर विधि में हम अंकों के रूप में लिखते हैं, केवल इतना सा शॉर्ट में, ओके। तो जब आप भाषा के रूप में लिखोगे तो क्या बन जाएगा? समुच्चय निर्माण, और रोस्टर के रूप में लिखोगे तो बन जाएगा इस तरीके से। आपकी ही एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने लिखा बेटा 3 6 9 12, ओके, इसको आपको चेंज करना है कौन सी पहले? अभी ये कौन सी फॉर्म में है? रोस्टर में है ना। क्यों? क्योंकि इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, ओके, या डायरेक्ट अंक लिखे हुए। अब हमें चेंज करना है समुच्चय निर्माण में। तो समुच्चय निर्माण में अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमें इसमें प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी, और आपको साफ साफ दिख रहा है ये 3 से विभाज्य संख्याएं हैं, है ना, ओके। तो अगर आपने लिख दिया x एक 3 से विभाज्य संख्या है, तीन से विभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल सही तो है। लेकिन अगर आप बेटा ऐसा लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा? x तो फिर 15 भी है, x तो फिर 18 भी है कि नहीं? तो आपको इसको लिमिट भी लगानी हो। क्यों? क्योंकि 12 से बड़ी नहीं चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो? x इज लेस देन, चाहे 12 नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख दो तो 12 चल जाएगा, क्योंकि मैंने बराबर का भी चिन्ह लगा दिया, चल जाएगा। या फिर इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो? x लेस देन 13 या x लेस देन 14 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 13 से छोटी या 14 से छोटी 3 से बाद संख्या क्या होगी? 3 6 9 12 ही होंगी। बिल्कुल सही है ना? हो गया ये। तो जब हम भाषा के रूप में लिखेंगे तो फिर उसको हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि। एक विधि से दूसरी विधि में, दूसरी विधि से इस विधि में हमें चेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लगाओ, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आने वाले हैं, आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, तो आई होप निरूपण भी आपको अच्छे से आ गया होगा। आ गया ना?
अब बात करते हैं रिक्त समुच्चय की। टॉपिक नंबर हमारा 3 होने वाला है आज का, रिक्त समुच्चय। ओके, तो रिक्त समुच्चय बेटा, रिक्त नाम से ही क्लियर है ना, रिक्त यानी खाली। और समुच्चय को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस तरीके से। आ गया क्लियर? तो रिक्त मतलब खाली, समुच्चय मतलब ये। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। यही हमारा क्या है बेटा? रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय चाहे आप ऐसे लिख दो, चाहे उसका एक रिप्रेजेंटेशन है फाई, ये दोनों क्या प्रदर्शित करते हैं? रिक्त समुच्चय, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है। पॉइंट को नोट कीजिए, एक भी अवयव नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचो एक भी नहीं है तो 0 लिख दो और ऐसा लिख दो बेटा, तो ये आप गलत कह रहे हो, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अवयव है। क्या है वो अवयव? 0। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना? रिक्त समुच्चय यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल पेश करता हूं। मैं कहता हूं अगर आपसे कि 2 से छोटी या फिर 1 से छोटी विषम संख्या नहीं होती है ना, या फिर मैं आपसे कहूं 2 से छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता। तो कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे कहूं 12 और 13 के बीच में एक प्राकृतिक संख्या होगी, 12 और 13 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, लेकिन इस चीज को हम ये नहीं लिख देंगे कि नहीं आंसर नहीं है। इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रिक्त समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी हल ना हो। तो 12 और 13 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर रिक्त समुच्चय। 12 और 14 के बीच में कोई सम संख्या, तो इसका आंसर भी रिक्त समुच्चय, क्योंकि 12 और 14 के बीच में आएगा 13 और 13 एक विषम संख्या होगी ना। तो आपको उस चीज को पढ़ना है, भाषा को, और जब उसमें कोई भी हल ना मिलता हुआ दिखे तो उस तरीके के समुच्चय को हम क्या बोल देंगे भैया? रिक्त समुच्चय। ओके, नोटेशन समझ में आ गया होगा। इन दोनों से प्रदर्शित करेंगे। कभी भी अगर 0 लिखा हो तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, अगले समुच्चय की तरफ बढ़ते हैं। अगला समुच्चय हमारा बेटा परिमित समुच्चय। क्या है? परिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित क्या होते हैं? अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, जैसा नाम है वैसे ही काम। अगर हिंदी में आपको मतलब आता होगा परिमित अपरिमित का, तो आपको समुच्चय भी आ गया होगा। परिमित यानी जब कोई चीज लिमिटेड हो, और अपरिमित जब अनंत हो। ओके, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम आपसे कहें 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, केवल बेटा सिंपल सी चीज, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, आप सब क्या कहोगे? सर 1 2 3 और कहां तक होगी? 9 तक केवल होगी ना। और अगर हम आपसे कहें 10 से बड़ी संख्या, 10 से बड़ी प्राकृतिक संख्या बेटा, जल्दी बताओ, 11 12 13 कहां तक होगी? कहां तक होगी? अनंत तक जाएगी। और जब ये अनंत तक जाएगी तो आपको खुद अंतर समझ में आ गया, ये क्या है? परिमित, क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं। और ये क्या है? अपरिमित, पता नहीं कहां तक जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल यही है। आपको जब वहां पर लगे, भाषा में भी हो सकता है, आपको अगर उससे लग रहा है कि नहीं इसका मतलब ये हो रहा है कि ये लिमिटेड चीजें हैं, गिनी जा सकती हैं। अगर मैं 1 लाख भी कहता, 1 लाख से छोटी संख्या, तो हाँ 1 से 1 लाख तक ही होंगी, लेकिन है तो लिमिटेड। अगर मैं कह दूं 1 लाख से बड़ी संख्या है, तो फिर पता नहीं कहां तक जाएगी, वो हो जाएगा अपरिमित। ओके, अगर एक केस इसमें और आ सकता है, वहां पर आपको ध्यान देना होगा। तो केवल भाषा चेंज करूंगा और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो समझ में आ गया ना? अगर मैं आपसे कह रहा हूं 10 नहीं कहा बेटा, मैंने कहा अब आपको 5 से छोटी संख्या का समुच्चय। अगर मैंने कहा 5 से छोटी संख्या का समुच्चय, तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या होगा? ये परिमित होगा या अपरिमित होगा? तो ये क्या होगा? परिमित। लेकिन अगर आप परिमित कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं। अब आप कहोगे भैया पागल हो गए क्या आप? जी नहीं, आपने छोटी सी बात पे ध्यान नहीं दिया। यहां बेटा संख्या लिखा है, और संख्या
सारी होती है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। अगर मैं लिखता यहाँ प्राकृतिक संख्या तो फिर ये 0 से शुरू होती, यानी एक से शुरू होती और 1 2 3 4 आंसर होता कि नहीं। लेकिन मैंने संख्या लिखा है तो 5 से छोटी संख्या क्या होगी आप खुद बताइए। 4 3 2 1 0 -1 और इस तरीके माइनस से अनंत में जाते। बिल्कुल सही समझ में आया ना। तो माइनस से भी संख्याएं जो आएंगी वो भी तो 5 से छोटी गिनी जाएगी। अगर मैं कह दूं -10 तो वो भी क्या है बेटा, 5 से तो छोटी है ना, गिनी जाएगी, आप गिनोगे उसको। तो इस तरीके से अब ये क्या हो गया ये अपरिमित। क्यों? क्योंकि भाषा का खेल है। अगर मैंने कहा यहाँ प्राकृतिक संख्या तो इसका मतलब क्या होता, 1 2 3 4, फिर ये क्या हो जाता, परिमित। अगर मैं कहता पूर्ण संख्या तो क्या होती, 0 1 2 3 4। अगर मैंने कहा है यहाँ पे संख्या केवल या पूर्णांक तो फिर आपको माइनस वाली संख्याओं को भी ध्यान देना होगा और ये माइनस में अनंत तक जाएगी और ये कैसा समुच्चय बन जाएगा, अपरिमित समुच्चय। क्योंकि अनंत आ जाए, चाहे माइनस में चाहे था, अनंत आया अपरिमित। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे पूरी। परिमित और अपरिमित में आप कंफ्यूज नहीं हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, समान समुच्चय। ओके, तो समान समुच्चय में आपको बेसिकली कुछ भी नहीं समझना है ज्यादा। समान यानी जब बिल्कुल एक जैसे हो, जैसे कि अगर मैंने एक तरफ कह दिया, आपको अभी बताया था ना, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और एक तरफ मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल बराबर है। क्या है? बराबर, समान। क्यों? क्योंकि इसमें जो 1 2 3 4 है वही इसमें होगा। x 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या। तो जब दोनों समुच्चयों का एक जैसा मतलब हो, एक जैसे अवयव हो, ठीक है, बिल्कुल 2 कॉपी अवयव, तो हम उनको क्या बोलेंगे, समान समुच्चय। आई होप कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही कम शब्दों में समझ में आ गया होगा। समान मतलब बराबर, हर एक चीज बिल्कुल बराबर, कोई एक्स्ट्रा नहीं, ना इसमें कम ना इसमें ज्यादा। ओके, समान समुच्चय क्लियर। एक जो मैंने यहाँ वर्ड नहीं लिखा है, हो सकता है वो आपको कभी क्वेश्चन पेपर में मिल जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं, तो बता दे रहा हूं, समतुल्य। तो बेटा समतुल्य क्या है? समान और समतुल्य में केवल इतना सा अंतर है, समान मतलब बिल्कुल बराबर और समतुल्य मतलब लगभग बराबर। जैसे अगर मैंने कहा आपको, इस एक तरफ मैंने लिख दिया आपको x y z और एक तरफ लिख दिया 3 5 8। यदि दो समुच्चयों में समान अवयव हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, समतुल्य समुच्चय। क्या बोलते हैं? समतुल्य समुच्चय। आई होप आ गया होगा अच्छे से। तो अगर अवयवों की संख्या समान हो, इसमें कितनी चीजें लिखी हैं बेटा, 3, इसमें भी कितनी चीजें लिखी हैं, 3। तो आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि जब अवयवों की संख्या समान हो, बराबर अवयव हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे बेटा, समतुल्य समुच्चय। यहाँ पर मैं वो पॉइंट्स भी इंक्लूड करता हूँ जो आपके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन कभी कर सकते हो, तो ऐसे सारे पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूँ, आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इन क्वेश्चंस में। समतुल्य क्लियर हो गया। अब आते हैं बढ़िया टॉपिक जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, उपसमुच्चय। ओके, यही आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है। घात समुच्चय ज्यादा सिंपल है, सार्थक समुच्चय उससे भी ज्यादा सिंपल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इस टॉपिक का उपसमुच्चय। अब स्टार्ट करते हैं। कॉपी में आप लोग बराबर लिखते जाएं, अगर अभी भी लिखना स्टार्ट नहीं किया बेटा तो जरूर लिखें, क्योंकि मैथ है ये। मैथ्स में चीजें आपको तभी समझ में आती है जब आप खुद से करते हो, और आप खुद से नोट्स अगर बना रहे हो तो काफी अच्छी बात है। कभी कभी अगर आपको खुद से जरूरत पड़ती है, विषम परिस्थितियों में भी आप अपने आप से चेक कर सकते हो, चीजों को रिमाइंड कर सकते हो। टॉपिक है अब हमारा उपसमुच्चय। उप यानी जैसे उप कप्तान होता है ना, कप्तान के बाद कौन आता है, उप कप्तान। इसी तरह समुच्चय का उप समुच्चय। मैथ से अगर जोड़ के देखें, क्रिकेट में काफी लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो अगर कभी कप्तान नहीं होता है तो जो उप कप्तान होता है वही हमारी कप्तानी करता है। लेकिन या तो कप्तानी करेगा या फिर उसके जो रूल्स होंगे उनको फॉलो करेगा, कभी कप्तान से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो उप समुच्चय को अच्छे से समझिए। सबसे पहले आपको ये जरूरत होती है पहचानने की कि उप समुच्चय
क्या होते हैं तो मैंने बता दिया, उसके सबसेट यानी उसके छोटे छोटे समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, उप समुच्चय। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज के कितने उप समुच्चय बनने वाले हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, उप समुच्चयों की संख्या। तो अगर n अवयव हैं, लिखते जाइए सारी चीजें, या दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। अगर n अवयव हैं तो बेटा उप समुच्चयों की संख्या क्या होने वाली है, 2 की घात n। ओके, क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। तो उप समुच्चयों की संख्या क्या हो गई, 2 की पावर n। आ गया ना। अब देखिए अगर हमें उप समुच्चय लिखने, हम लिखेंगे कैसे, चलिए लिखना भी देख लेते हैं। तो उप समुच्चय हम लिखेंगे कैसे, उसके लिए हमें क्वेश्चन की जरूरत होगी। और अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने वाला हूं जिसमें 3, जैसे ये a है, इसमें मैंने 3 लिख दी, x, y और z। ओके, अगर हम बात करें इसमें तो a क्या है, x, y, z। a क्या है, x, y, z। यानी अगर a में 3 अवयव है बेटा, x, y, z, अवयव कितने हैं, 3। उप समुच्चय कितने होंगे इसके, तो पहले केवल क्वेश्चन मेरा क्या है, उप समुच्चय कितने होंगे ये आप बता दीजिए। फॉर्मूला क्या है, 2 की घात 3। तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा भैया कितने उप समुच्चय होने वाले हैं, 8। कितने उप समुच्चय होने वाले हैं, 8 उप समुच्चय होने वाले हैं। अगर 8 उप समुच्चय हैं तो वो कौन कौन से हैं, अब मैं आपको ये लिखना बता रहा हूं। ओके, तो मेरी परिभाषा पे ध्यान देना, या तो उप कप्तान क्या कर सकते, या तो कप्तान ही करेगा या उससे नीचे रहेगा, कभी भी उसके ऊपर नहीं आएगा। ओके, तो अगर हम देखें तो हमें कितने सेट लिखने हैं, 2 की पावर 3 इक्वल 8 सबसेट बनेंगे। ये फॉर्मूला अपने आप में बताता है कि आपको इतने सबसेट लेके आने हैं, कहीं से भी लिख लिया। अगर उतने नहीं आ रहे हैं, आपने कोई छोड़ दिया है, कहीं गलती कर दी है। ओके, अब उप समुच्चय लिखने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि पहला तो वो समुच्चय जो आप लिखे होते हो वो खुद अपने आप का उप समुच्चय होता है। ओके, यानी एक उप समुच्चय तो हमें मिल गया, क्या, x, y और z, एक मिल गया ना। ओके, अब दूसरा उप समुच्चय जो फिक्स होता है वो मैं बाद में बता रहा हूँ वीडियो के, ठीक है। अभी आप समझिए कंटिन्यूअसली, तब आपको और समझ में आएगा। पहला तो वो खुद हो जाता है, अब क्या करना है, इससे कम करके लिखना है ना। तो एक बार मैंने लिख दिया बेटा xy, एक बार मैंने लिख दिया xz। किसी के मन में आ रहा होगा yx लिख दो सर, तो बेटा xy और yx 2 अलग अलग समुच्चय नहीं है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है, xy और yx बिल्कुल एक ही जैसे समुच्चय है, इनको हम 2 बार नहीं लिखेंगे। ओके, तो 1 2 3, अभी 8 लिखने हैं, लिखते जाइए। एक हो जाएगा बेटा yz। अगर ऐसा ब्रैकेट आपने लगा दिया तो आपने गलती कर दी, बिल्कुल जैसे लगने हैं वैसे ही लगाना है, मंजिला ब्रैकेट। और बताओ, हो सकता है सर x अकेला कर दो, y अकेला कर दो या z अकेला कर दो। लेकिन अभी भी कितने हुए बेटा, अभी तो 7 हुए हैं, लिखने कितने हैं, 8। तो जो मैंने कहा था ना कि एक चीज अभी बाकी जो फिक्स होती है वो है बेटा रिक्त समुच्चय। क्यों, क्योंकि इसका छोटा सेट क्या होगा, अगर इसमें ये एक भी अवयव नहीं है, ना x है ना y है ना z है, तो भी ये क्या है, एक समुच्चय है, उसका छोटा समुच्चय है, सब सेट है। ओके, उप समुच्चय उसका। तो जो 2 फिक्स सेट होते हैं वो तो एक खुद वो और एक होता है बेटा फाई। ओके, ये दोनों फिक्स होते हैं, एक फाई और एक वो खुद, बाकी आप लिख लीजिए। ओके, तो ये क्या होगा, उप समुच्चय आपका क्लियर हो गया अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, अवयव गिनने हैं। अवयव गिनने के बाद उप समुच्चयों की संख्या किसके बराबर होती है, 2 की घात n। अगर किसी समुच्चय में 5 अवयव हैं तो उसके अवयवों की संख्या 2 की घात 5 यानी 32। अगर 10 अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 10 बराबर 1024। ओके, इस तरीके से आपको अगर उप समुच्चय की संख्या पूछी जाती है आप बता दीजिए। अब अगर उप समुच्चय लिखने हैं तो उप समुच्चय जनरली 3 अवयव या 4 अवयव तक के ही लिखने को आते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा फिर हम लोग नहीं लिख पाते। ओके, तो ये क्लियर हो गया। एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको जल्दी से क्लियर करा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ओके, अगर मैंने लिखा एक में a, इसके उप समुच्चय लिखने हैं, तो बेटा अगर a है तो इसमें बेटा अवयव कितने हैं, केवल एक अवयव है a। उप समुच्चय कितने बने, 2। कौन कौन से, एक तो वो खुद और एक फाई। कितने जल्दी हो गया ना। ओके, अगर 2 अवयव हैं तो एक हुआ a, एक हुआ b, एक हुआ ab,
और एक हुआ 5। कितने बनने थे? 4, क्योंकि अवयव 2, 2 की घात 2 बराबर 4, ये 4 बन गए आपके सामने। बहुत ही सिंपल है ना, मजेदार। ओके, अगर क्वेश्चन आ गया एक भी अवयव नहीं, तो अवयव कितने हुए? 0। 2 की घात 0 से समुच्चय कितने निकलेंगे? 1। और चाहे ये लिख दो और चाहे 5 लिख दो, दोनों का मतलब सेम है, केवल एक ही उप समुच्चय होगा, वो भी होगा ये खुद लिख दो चाहे 5 लिख दो। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट सारे बता दिए मैंने आपको। उप समुच्चय आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इसे समझ के होंगे। हो गए ना? उप समुच्चय को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये साइन होता है बेटा उप समुच्चय का। ब्रैकेट नहीं लगाना है, ब्रैकेट तो मैं केवल साइन को लिखने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका साइन है, सी जैसा चूल्हा बनता है जैसे हमारा। ओके, तो ये किसका साइन है? चिन्ह है उप समुच्चय का। हो गया? ओके, तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। उप समुच्चय लिखते समय आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, उप समुच्चय में ब्रैकेट लगे होते हैं ना। दूसरी चीज आपने क्या देखी है कि उप समुच्चय उससे क्या होता है? कम एलिमेंट का या उसके बराबर एलिमेंट का, उससे ज्यादा एलिमेंट का नहीं होता है। ओके, थैंक यू। तो आपका उप समुच्चय टॉपिक कंप्लीट। अब अगर आप कहो कि सर घात समुच्चय भी इंटरेस्टिंग है क्या, तो मैं कहूंगा भैया घात समुच्चय के नाम पर तो आपको उल्लू बना दिया गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। घात समुच्चय यानी इस तरीके से प्रदर्शित करना, P और ब्रैकेट में उस समुच्चय को लिख देना, क्या कहलाता है? घात समुच्चय। P का मतलब होता है पावर और पावर का मतलब होता है घात। तो अगर हमें कोई भी समुच्चय है A में है बेटा, अगर मान लो 2 एलिमेंट 1 और 2, और इनका मुझे लिखना है घात समुच्चय। अगर मुझे इनका घात समुच्चय लिखना है तो मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे इनका घात समुच्चय लिखना है तो मुझे क्या करना होगा? बस आपको उप समुच्चयों का समुच्चय कर देना है। क्या कर देना है? उप समुच्चयों का समुच्चय। ओके, उप समुच्चयों के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं? घात समुच्चय। यानी आप पहले इनके उप समुच्चय लिख दो। मैंने बताया अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है उप समुच्चय कैसे लिखना है। जल्दी से लिख दीजिए आप 1, 2, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। और ये क्या है? इनका उप समुच्चय। हो गया ना? तो उप समुच्चय में आपको क्या करना है? इनका फिर से समुच्चय कर देना है, और ये क्या बन गया? घात समुच्चय। आपको उल्लू ही बनाया गया है। उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। केवल इस परिभाषा के आधार पे उन्होंने नया टॉपिक बना दिया, घात समुच्चय। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको उप समुच्चय समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उप समुच्चय अगर आपको समझ में आ गया तो घात समुच्चय आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उप समुच्चय के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं बेटा? घात समुच्चय। आ गया ना? अब हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बाकी है इस वीडियो का, वो है सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? सार्वत्रिक वर्ड को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, यानी वह चीज जो सभी के लिए बिल्कुल समान हो। अगर हम यूनिवर्सल चीजों की बात करें तो Z, N, R ये कुछ सार्वत्रिक समुच्चय के प्रकार हैं। जैसे N मतलब क्या होता है, और R मतलब, और Z मतलब। Z मतलब होता है हमारे पूर्णांक, N मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, और R मतलब क्या होता है बेटा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी जब हम इन चीजों के समुच्चय को लिखेंगे तो वो हमारे लिए पहले से क्या होंगे? अंडरस्टूड होंगे कि अगर हम R की बात कर रहे हैं तो R में हमें सिर्फ वास्तविक संख्या को चुनना है। अगर हम N की बात कर रहे हैं तो N में हमें सिर्फ प्राकृतिक संख्या को चुनना है। यानी अगर मैंने लिख दिया X एलिमेंट N, X N का अवयव है, तो X क्या हो सकता है? एक प्राकृतिक संख्या होगी और कुछ नहीं हो सकती। तो जब हमें इस नोटेशन से पता चल जाता है तो ऐसे समुच्चय को हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। आ गया ना अच्छे से? और थोड़ी हेल्प करता हूं। मान लीजिए अगर मुझे आपकी फैमिली में से एक मेंबर को चुनना है, ओके, तो उस कलेक्शन के लिए मुझे जो जरूरत होगी सार्वत्रिक समुच्चय की, वो सार्वत्रिक समुच्चय होगी आपकी पूरी फैमिली। क्योंकि अगर मैं कोई भी मेंबर चुनूंगा तो वो उस फैमिली से होगा। ओके, जैसे मैं अगर पूरी वर्ल्ड में से किसी एक आदमी को चुनना चाहूं तो मुझे इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को यूनिवर्सल सेट मानना होगा। ओके, तो यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग नोटेशन बना देते हैं। घात समुच्चय के लिए मैंने P यूज किया था, और सार्वत्रिक समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल U। ओके, तो यूनिवर्सल सेट आ गया ना अच्छे समझ में?
इसी के साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है समुच्चय, उसके काफी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे सिर्फ आपको दो चीजें बतानी है, वेन आरेख और समुच्चय पर संक्रियाएं। ओके, संक्रियाएं क्या है? बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसे हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड पढ़ते थे संख्याओं के लिए, वैसे ही समुच्चय के लिए कुछ संक्रियाएं हैं, यानी सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और बाकी अंतर, ठीक है, और पूरक। ये चार चीजें हैं जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छा लगा है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, क्योंकि नॉलेज बेटा बांटने से ही बढ़ती है। अगर आप फ्रेंड्स को भी भेजेंगे, सारे लोग एक ही जगह पढ़ेंगे, एक ही चैनल से पढ़ेंगे, तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, आप लोग एक दूसरे से डाउट्स भी क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर मेरे जो पर्सनल ग्रुप्स हैं स्टूडेंट के, उनमें भी ऐड हो सकते हो। 7309260571। नेम है मेरा मोहित मोदी। ओके, आप मुझे ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।